नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रिय अध्यक्ष। जहांगीरपुरी के जामा मस्जिद से ऐलान किया गया है कि आज जुम्मे की नमाज के लिए छोटे बच्चे मस्जिद न जाएं। बताया जा रहा है कि ऐलान एहतियातन किया गया है ताकि कोई बच्चा गलती से खेल खेल में कहीं किसी पर भी पत्थर वगैरह न फेंक दे। मस्जिद की ओर से शांतिपूर्वक जुम्मे की नमाज पढ़ने का ऐलान किया गया है। उधर दिल्ली के जहांगीरपुर इलाके में बुलडोजर कार्रवाई पर बवाल अभी थमा ही नहीं था कि अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने ईस्ट और साउथ मेयर को पत्र लिख डाला है। मांग की गई है कि उनके इलाकों में भी अब बुलडोजर कार्रवाई की जाए। आदेश गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि दिल्ली में ज्यादातर जगहों पर अतिक्रमण बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमानों की ओर से किया गया है। पिछले 8 सालों में तो अतिक्रमण कुछ ज्यादा ही हुआ है। इन घुसपैठियों को अरविंद केजरीवाल का संरक्षण प्राप्त है। तो सुन लीजिए, यह बड़ा आरोप लगा डाला है अरविंद केजरीवाल पर कि उन्होंने मुस्लिम घुसपैठियों और रोहिंग्यों को संरक्षण प्राप्त किया है। तो बीजेपी के अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने बड़ा आरोप लगाया है। अब समय आ गया है कि उनकी पहचान की जाए और फिर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई की जाए। तो लगातार बाबा का बुलडोजर जैसे यूपी में गरज रहा है, अब दिल्ली में अमित शाह का बुलडोजर गरजा। अब उसी पर आदेश गुप्ता जो है उन्होंने जोर देकर कहा कि वोट बैंक राजनीति की वजह से कुछ दलों ने इन लोगों को यहां पर बसने का मौका दिया है। तो वोट बैंक की राजनीति एक बार फिर से करते हुए दिख रहे हैं आदेश गुप्ता के साथ साथ आम आदमी पार्टी भी करती दिख रही है। वे कहते हैं कि जहांगीरपुर हिंसा के बाद एक गैंग आरोपियों की संपत्ति को बचाने में लगी हुई है। ये वही गैंग है जो पिछले 60 साल से जाति धर्म के नाम पर इन लोगों को संरक्षण दे रही है। तो सुन लीजिए किस तरीके से आखिर वोट बैंक की राजनीति चलती रही है। सुप्रीम कोर्ट में जो वकील रोहिंग्या की पैरवी भी कर रहे हैं। जिस तरह से जहांगीरपुरी इलाके में रहने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों के खिलाफ दिल्ली नगर निगम का जो कार्रवाई हुई और उस कार्रवाई में उन दंगाइयों को, उन अतिक्रमण करने वाले रोहिंग्या बांग्लादेशियों को बचाने के लिए जो आम आदमी पार्टी सक्रिय हुई है, देश के सोकॉल्ड सेकुलर दल सक्रिय हुए हैं, वो देश पूरा देख रहा है। देश यह भी देख रहा है कि जिस समय दिल्ली पुलिस और शोभा यात्रा में शामिल लोगों पर पथराव किया जा रहा था तो सबके मुंह सिले हुए थे, कोई नहीं बोल रहा था। लेकिन अब सारे राजनीतिक दल, आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल समेत वो सभी दल इस मामले को लेकर दंगाइयों को बचाने के लिए आगे आ रहे हैं। शायद आज देश को जानने की जरूरत है कि ये वही आम आदमी पार्टी है जिनके निगम पार्षद ताहिर हुसैन दिल्ली 2020 के अंदर जो दंगे हुए उसके मुख्य आरोपी, मास्टरमाइंड, सूत्रधार रहे हैं, जिसने अपनी छत पर तमाम एसिड की बोतलें और तमाम ईंट पत्थर इकट्ठे किए, गुलेल लगवाई। और वो किस लिए लगवाई? वो निर्दोष हिंदुओं को मारने के लिए वहां ये तैयारी और षड्यंत्र रचा गया। इससे पहले यानी वो जुमातुल विदा आएगा, तो इसमें मेरी मांग है कि यहाँ से एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ पुरअमन रखने के लिए जो जामा मस्जिद पर जो अभी जिक्र किया गया कि इन्होंने जल चढ़ाने की बात करी, तो बहरहाल अगर जल चढ़ाने की बात करेंगे तो हजारों आदमी का खून चढ़ जाएगा मुसलमानों का। ये मतलब तो अगर इसको बर्दाश्त कभी नहीं करेगा मुसलमान। लेकिन बहरहाल हम अमन चाहते हैं, भाई ऐसी बात क्यों करते हो, क्यों हालात पैदा करते हो। तो मेरी गुजारिश है कि एडमिशन इसमें अलर्ट रहे और उसके दिन भी जो जुमतुल विदा होगा, जुमे की नमाज होगी, उसमें बहुत आदमी होगा, वहाँ पर माकूल इंतजाम होना चाहिए, बिजली पानी का सबका। और ईद के दिन भी माकूल इंतजाम हो। ईद एक बहुत पुरअमन और मोहब्बत का त्यौहार है जो दूसरों को भी मोहब्बत का सबक देता है। तो इसलिए इन हालात में मेरी यही आप इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर मांग है कि ये इस बात का ध्यान रखें, इसमें गफलत न बरतें। अभी पिछले दिनों में ये 2 वाक़े जो हुए, मस्जिद पर रंग डाला गया और जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने की बात की गई, तो देखिए मुसलमानों को हमने
बहरहाल समझा बुझाकर, पर कोई हालात बिगड़ने नहीं दिए। और न हम किसी भी कीमत पर नहीं चाहते, लेकिन जब हमें मजबूर किया जाएगा तो फिर काबू से बाहर हो जाएगा, तो फिर हालात और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। यही गुजारिश है कि इस पर ईद पर और अलविदा पर माकूल इंतजाम रहना चाहिए, बिजली पानी का, सफाई। तो सुना आपने आखिर किस तरीके से एक तरफ आदेश गुप्ता की माने तो ऐसे तमाम संगठनों का समर्थन आम आदमी पार्टी को दिल्ली, पंजाब और उत्तराखंड में मिला है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि क्योंकि दंगा कराने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, ऐसे में पूरा विपक्ष इस एक मुद्दे पर एकजुट होने का प्रयास कर रहा है। आदेश गुप्ता यहीं नहीं रुकते और आगे कहते हैं कि ये हर कोई जानता है कि इन रोहिंग्या बांग्लादेश को किसने बसने का मौका दिया है। पहले जो काम कांग्रेस करती थी, अब वो भूमिका जो है वह आम आदमी पार्टी निभा रही है। इन लोगों ने ही पार्क, स्कूलों में उनका अतिक्रमण होने दिया। जहां भी आपके पार्षद हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी के जहां भी पार्षद हैं, वो इन एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आदेश गुप्ता की माने तो एजेंसियों की ओर से किसी भी जाति धर्म देखकर बुलडोजर नहीं चलाया जा रहा है, लेकिन विपक्ष इसलिए इनका समर्थन कर रहा है क्योंकि उनकी खुद की उम्मीदों पर बुलडोजर चल चुका है। वहीं दूसरी तरफ जहांगीरपुरी में हुई बुलडोजर कार्रवाई के बाद बयानों का दौर लगातार जारी है। बता दें कि अपने बेतुके बयानों के लिए सुर्खियों में रहने वाले संभल से सांसद और समाजवादी पार्टी के नेता शफीकुर रहमान बर्क एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार वो सिर्फ बीजेपी पर हमलावर होते नहीं दिखे, बल्कि उन्होंने हिंदुओं पर भी हमलावर किया है। बर्क इस दौरान जामा मस्जिद पर जल चढ़ाने वाली बात को लेकर भड़कते हुए नजर आए। उन्होंने धमकी दी है कि अगर मस्जिद में जल चढ़ाने की कोशिश की गई तो हजारों लोगों का खून बहेगा। दरअसल संभल की जामा मस्जिद को लेकर कथित तौर पर कुछ लोगों ने दावा किया है कि अंदर भगवान शिव का मंदिर है। ऐसे में लोगों का मानना है कि मस्जिद के अंदर ही भगवान शिव का मंदिर है। ऐसे में दावे को लेकर सांसद बर्क ने कहा कि अगर लोगों ने अंदर जल चढ़ाने की कोशिश की या स्थिति पैदा की तो खराब स्थिति हो सकती है। इसके साथ ही संभल प्रशासन से सपा सांसद ने जुम्मे की नमाज यानी कि आज जो नमाज होगी और ईद के दिन सुरक्षा की कड़ी मांग की है। साथ ही शफीकुर रहमान ने दिल्ली जहांगीरपुर हिंसा मामले पर बुलडोजर की कार्रवाई पर भी उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। निशाना साधते हुए देश में बुलडोजर की हुकूमत चल रही है कहा है और देश में कानून नहीं बचा है। सरकार के इशारे पर मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है तो बीजेपी पर यह गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जहांगीरपुरी घटना के मामले में केंद्र की बुलडोजर सरकार के इशारों पर मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है। उन्होंने आगे कहा कि जहांगीरपुरी में जो जुल्म हुआ है वह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। रमजान महीने में मस्जिद पर बुलडोजर चलाया गया है, इससे बुरी और क्या बात हो सकती है। उन्होंने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान उठाते हुए कहा कि मस्जिद के बराबर में मंदिर भी था, उसको सामने वही स्थिति थी जो मस्जिद के पास थी, फिर केवल मस्जिद पर ही बुलडोजर क्यों चलाया गया, मंदिर पर क्यों नहीं। बता दें कि इस समय देश के अंदर बुलडोजर कार्रवाई के बाद तनाव का पूरी तरीके से माहौल चल रहा है और अब उसी पर लगातार सियासत गरमा रही है और शफीकुर रहमान का उनमें से एक बयान जो है वो लगातार सुर्खियों में है। अब उसी को लेकर आखिर जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो लगातार सियासत गर्म है, क्योंकि दिल्ली में एक तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता हमलावर हैं तो अब बीजेपी पर शफीकुर रहमान हमलावर होते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और तमाम मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं और इस डिबेट के जरिए आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर देश किस ओर मुड़ रहा है। क्योंकि एक तरफ अजान पहले चली थी, कहानी ये चली थी हिजाब को लेकर, हिजाब के बाद अजान, फिर दुकानें, मीट की दुकानों को लेकर विवाद शुरू हुआ और उसके बाद अब ये जो हिंसा तमाम जगह देखने को मिल रही है। मेहमानों से आपका फिलहाल परिचय कराते हैं। मुकेश दीक्षित हमारे साथ बीजेपी से हैं, फरहत अली खान साहब हमारे साथ मुस्लिम महासंघ के अध्यक्ष हैं, इमरान समर शाही हमारे साथ
आम आदमी पार्टी के हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे आम आदमी पार्टी से इमरान। तो फिलहाल फरहत अली खान साहब, सबसे पहले शुरुआत आपसे कर लेता हूं और आखिर समझना चाहूँगा कि आखिर जो पिछले अगर कुछ दिनों का हम घटनाक्रम उठा के देखें तो देश किस ओर जाता दिख रहा है। हिंदू मुस्लिम गंगा जमुनी तहजीब के लिए जो देश प्रसिद्ध है, जिस देश में गंगा जमुनी तहजीब की बात की जाती है, आज वही देश जो है वहाँ पर सपा के सांसद कुछ और बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। वो खून बहाने की बात करते हैं बात बात पर। ये पहली बार नहीं है जब शफीकुर रहमान साहब का ये बयान सामने आया है, इस तरीके के बेतुके बयान। लगातार वो टारगेट पर रहते हैं, लेकिन आज अगर बात की जाए तो उन्होंने बयान दिया है कि खून बहाया जाएगा और आज वो मोर्चा भी संभालेंगे दिल्ली में, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा है। अब दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आम आदमी पार्टी संरक्षण दे रही है। किसको मानते हैं आप इसमें? धन्यवाद श्रीमान जी। प्रियव्रत जी, क्या है कि जो हमारा देश है, देश को बिछाने और बनाने की बात कोई भी नहीं कर रहा। यहाँ से आप हमें शामिल करके हम सच बात बोलते हैं, क्योंकि जुड़ा हुआ हूँ आपके साथ, डिबेट में रहता हूँ, कोई भी परिचर्चा हो साथ। तो एक छोटा सा शेर बोल देते हैं कि सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, सच बोलने के तौर तरीके नहीं रहे, पत्थर बहुत है शहर में, शीशे नहीं रहे। तो जहाँ सच बोलने की बात है, फरहत अली खान साहब, राजनीति भी शीशे की तरह साफ नहीं रह गई है अब। इस राजनीति पे कई दाग लगे हैं, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता हो या राजनीति का अपराधीकरण हो, ये तमाम दाग जो है वो अब इस शीशे पर लगते हुए नजर आ गए हैं। ठीक है, जो आपस में प्रेम है, सौहार्द है, मैं भाईचारा उसको नहीं बोलूंगा। भाईचारा एक पुराना शब्द है और भाईचारे का कोई ऐसा ना तो उर्दू का है ना हिंदी का है, बस कोई मशहूर हो जाता है, उसको भाईचारा कहते हैं। आपसी जो प्रेम है, सौहार्द है और हमारे हिंदू से रिश्ते हैं। रिश्ते का मतलब आप समझते हैं कि जब भारत में इस्लाम आया तो हम सभी लोग हिंदू थे और हमने इस्लाम धर्म अपनाया और हम लोग इस्लाम धर्म के अनुयायी हो गए, मुसलमान हो गए। तो हम अपने उन रिश्तों को क्यों भूल जाते हैं जो हमारे पुरखों दर पुरखों के साथ में अच्छे रिश्ते रहे हैं। अब रह जाती है बात दिल्ली की, तो मैं बड़ा निवेदन करूंगा एनबी चैनल के माध्यम से, आपके माध्यम से, कि हिंदुस्तान का दिल है दिल्ली और दिल्ली पर सबकी नजर होती है और दिल्ली को बार बार दंगा में या उसको भटकाने का प्रयास होता है। मेरा तो बड़ी हाथ जोड़ करके निवेदन है, आओ हम लोग जब राजनीति करें तो जो भी दिलचस्प पार्टी पे इल्जाम लगाएं, किसी भी विशेष वर्ग या विशेष तबके पर आरोप नहीं लगाएं। अब रह जाती है मुसलमानों की बात, तो मुसलमान जो है वो हर बात पे भड़क जाते हैं। जैसे एक नारा चला था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सारों को, तो मुसलमान जो नेता होते हैं वो कहते हैं ये तो मुसलमानों को कह रहे हैं। अरे भाई, मुसलमानी देश के गद्दार तो नहीं है, न जाने कितने हिंदू अब हमारे देश की जो गोपनीयता को भंग करने में और दूसरे लोगों को दूसरे देश को पहुंचाने में लगे रहे। इसके बाद आ जाता है कि बच्चे जो हैं वो दो ही अच्छे जनसंख्या नियंत्रण काम मुसलमान अपने ऊपर ले लेते हैं। आज बुलडोजर की बात है, अतिक्रमण हट रहे, तब भी मुसलमान अपने ऊपर ले रहे हैं। वो कह रहे हैं कि सब बर्क जी जो है वो ये कह रहे हैं कि सब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अरे पहले अपनी पार्टी में तो एका कर लो। अभी आप कह रहे थे कि वो अखिलेश जी जो है वो मुसलमानों के हक में नहीं खड़े होते, फिर जरा सा कोई आपको टुकड़ा डाल देता है, आप दिल्ली जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे बर्क जी, आपकी इतनी एज हो गई, आपने बहुत अच्छा हिंदुस्तान देखा है, तो जब हमने अच्छा हिंदुस्तान देखा है तो हम वही हिंदुस्तान बनाने की कोशिश करें, ना कि दिल्ली को पूरी दुनिया की नजर में। तरीके से सहमत हूं। और जिस तरीके से आप कह रहे थे कि बरक साहब आपकी उम्र हो गई, 94 साल की उम्र हो गई उनकी, लगभग पोता तक उनका विधायक बन गया, तो इससे ज्यादा राजनीति में क्या कुछ हो सकता है?
भाई एक तरफ बाबा जो है वो सांसद हैं और दूसरी तरफ उन्हीं घर में पोता उनका विधायक है कुंदरकी से, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। मुकेश दीक्षित जी की रुख कर लेते हैं, बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। मुकेश जी, तमाम बड़े आरोप आपके द्वारा लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी पर। पहले आरोप, फिर इमरान जी से जवाब लेंगे उसका। कहना चाहिए सत्ता के लिए वो करो और मरो के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम ये, जहां तक हमारा मानना है कि जो ये जहांगीरपुरी में जो दंगा हुआ है, तो इससे पहले भी आपने देखा होगा, चाहे शाहीन बाग का मामला हो या अन्य मामले हुए हैं, तो उनमें आपने देखा होगा कि कहीं ना कहीं बैक डोर से आम आदमी पार्टी का ये रहता है कि किस तरीके से भड़काया जाए लोगों को, किस तरीके से भाजपा के विरुद्ध जो है एक माहौल बनाया जाए। तो ये एक षड्यंत्र है इस बात को बढ़ावा देने का, और इससे ज्यादा मैं समझता हूँ इसमें कुछ है नहीं। जी श्रीवत जी। इमरान, तमाम आरोप आप पर लग गए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता, दिल्ली के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने आप पर आरोप लगाया, आपकी पार्टी पर आरोप लगाया कि आपने संरक्षण दिया है रोहिंग्या को और तमाम बाहरी मुस्लिमों को, जिसके चलते जहांगीरपुरी में हिंसा हुआ है। इमरान जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? मेरी आवाज? जी इमरान जी, आवाज आ रही है आपकी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने तमाम आरोप जड़ दिए आप पर, आपकी पार्टी पर, कि आपने संरक्षण दिया है और जिस तरीके से घुसपैठियों की ये तमाम चीजों को लेकर आपका संरक्षण प्राप्त है आपकी पार्टी का, और वोट बैंक की राजनीति करती हुई आपकी पार्टी नजर आ रही है दिल्ली में। देखिए, आदेश गुप्ता जी कोई न्यायालय नहीं है। आदेश गुप्ता जी जैसे लोग आरोप लगा सकते हैं, आरोप लगाने के लिए कोई आधार नहीं होता और झूठ बोलने के लिए कोई आधार नहीं होता। अगर उनको लगता है रोहिंग्या मुसलमानों या बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल जी, उन्हें ये बताना चाहिए कि अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप संरक्षण दे रहे हैं तो आज जो भी जहांगीरपुरी में जो भी वाकयात हुए, जो भी हिंसा हुई, उसका तो पुरजोर खंडन हर व्यक्ति कर रहा है, हर पॉलिटिकल पार्टी कर रहा है। लेकिन जिस तरह से वो जो ये इल्जाम लगा रहे हैं, उसके पहले इनकी बोलती क्यों बंद हो गई थी? उसके पहले क्यों नहीं कह रहे थे रोहिंग्या मुसलमानों या बांग्लादेशी मुसलमानों को संरक्षण दे रहे हैं? ये सरासर झूठ है। अगर झूठ का पुलिंदा कोई भारतीय जनता पार्टी से सीखे तो मेरे ख्याल से उससे बेहतर सीखने के लिए उनका अलग से कोई प्लेटफॉर्म नहीं लेना पड़ेगा। आदेश गुप्ता जी को मैंने ये भी लगाया जा रहा है कि आप जो दंगाई हैं उनको संरक्षण दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट जाकर। सवाल ही नहीं पैदा होता। दंगाई आम आदमी पार्टी की जो हिस्ट्री है, आम आदमी पार्टी की जो पृष्ठभूमि है, वो पानी, शिक्षा, बिजली और रोजगार की बात करती है। आम आदमी पार्टी इंसानियत की बात करती है। आम आदमी पार्टी राष्ट्र धर्म की बात करती है। आम आदमी पार्टी बराबरी की बात करती है, हिंदू मुसलमान की बात नहीं करती है। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप ये भाजपा ही लगा सकते हैं, और आरोप लगाना कोई न्यायालय का फैसला नहीं होता है। लगाए आरोप, लेकिन इनके पास कोई सबूत नहीं होता है। बस ये जो है आरोप पे आरोप, क्योंकि सत्ता में नहीं है ना दिल्ली में, इनको दिल्ली में सत्ता में वापस आना है, हिंदू मुसलमान करना है, अमन चैन को खराब करना है। आप देख सकते हैं अमन चैन को किस तरह से खराब करने की कोशिश की जा रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर कोई हिंसा होती है, अगर कोई दंगाई है, अगर कोई तोड़फोड़ करता है, तो चाहे किसी भी जाति धर्म मजहब का हो, आप बराबर अदल इंसाफ करिए। और एक बात नोट कर लीजिए, अदल इंसाफ अगर शासक राजा जिस मुल्क का होता है, अगर अदल इंसाफ नहीं करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, जो भी गलत काम करता है सबके साथ वैसा ही व्यवहार होना चाहिए जैसे एक धर्म एक पक्ष को टारगेट करके किया जा रहा है। ये सरासर बेईमानी है। आम आदमी पार्टी सरकार या आम आदमी पार्टी का एक एजेंडा हमेशा से रहा है, वो इंसानियत, ह्यूमैनिटीज की बात करता है, मानवता की बात करता है और मुद्दे की बात करता है। वो कभी हिंदू मुसलमान की राजनीति करके कभी सत्ता में नहीं आया है। पंजाब में हमने जीता चुनाव, हम ये बोल करके जीते हैं कि दिल्ली में अगर हमने काम करके दिखाया है तो आप मेरे साथ आइए। मैंने हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं किया है। आदेश गुप्ता जैसे लोग दिल्ली का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए इस मुल्क का। ओवैसी जी के बारे में और शफीकुर रहमान बर्क जी के बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या कर रहे हैं? शफीकुल रहमान की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात सुनिए। शफीकुल रहमान बर्क न हमारे पार्टी के नेता है, न उनका मैं अभी स्टेटमेंट सुना हूँ। मैं कहता हूं कि हर उस व्यक्ति का मैं खंडन करता हूं जो हिंदू मुसलमान के बीच आपस में वैमनस्य की भावना पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसको रोको। वो आम आदमी पार्टी वाले हो, चाहे भाजपाई हो, चाहे सपाई हो, चाहे कांग्रेसी हो, चाहे शफीकुल रहमान बर्क हो, अगर कोई भी हिंसात्मक, अगर कोई भी विद्वेषात्मक, मतलब देशात्मक, अगर कोई भी वैमनस्यतापूर्ण कोई वाक्य बोलता है, कोई भी हो,
चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का है, उसका मैं खंडन करता हूँ, उसका मैं विरोध करता हूँ। रही बात माहौल खराब करने का, अगर दिल्ली में एक अच्छी सरकार चल रही है, मुद्दे की सरकार चल रही है, आप एक सवाल मेरा ये है, एक मेरा सवाल ये है, सुन लीजिए, मेरा सवाल ये है कि आजादी के बाद से इतनी शोभा यात्राएं निकली, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी की, हनुमान शोभा यात्रा निकली, तमाम शोभा यात्रा निकली, क्या कभी किसी शोभा यात्रा में पत्थरबाजी हुई? क्या कभी किसी शोभा यात्रा में हिंसा हुई? क्यों आज भारतीय जनता पार्टी अगर केंद्र में सरकार है, अलग अलग राज्यों में अगर शोभा यात्रा निकल रही है, तो इस तरह की घटना क्या आजादी के बाद से इस मुल्क में मुसलमान नहीं रहते हैं? लेकिन इसको जो रंग और तूल दिया जा रहा है, कहीं न कहीं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसे हमें आपको मिल करके संभालना पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से तमाम सवाल मेरे भी जहन में हैं इसी को लेकर, जो ये शोभा यात्राएं निकल रही हैं या इनमें जो दंगे जिस तरीके से हो रहे हैं, रामनवमी की बात कर लें या हनुमान जयंती की बात कर लें, पहले तो रामनवमी से सीख लेनी चाहिए थी, करौली में जो जिस तरीके से हुआ, उसके बाद रामनवमी पे जो पहले तो रामनवमी सीख लेनी चाहिए जिस तरीके से करौली में हुआ था, उसके बाद जिस तरीके से घटना सामने आई हनुमान जयंती पर, तमाम 7 से 8 राज्य 9 राज्य हैं जहां पर ये तमाम घटनाएं सामने आई। और ठीक उसी के बाद महावीर जयंती थी, जैन धर्म ने भी अपनी शोभा यात्राएं निकाली, तमाम राज्यों में निकाली गई, तमाम जिलों में निकाली गई। सिखों की तमाम शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, करतब दिखाए जाते हैं वहां पर, उसमें तो होता ही नहीं है कुछ। क्या उसमें लोग नहीं मौजूद होते? क्या उसमें नारे नहीं लगाए जाते? क्या उसमें तमाम चीजें नहीं होती हैं? क्या जो अगर हिंदुओं की कोई शोभा यात्रा निकाली जाती है उनमें दंगे हो जाते हैं? क्या ये 80-20 की राजनीति है? क्या 80-20 वोट बैंक को पकड़ने की कोशिश की जाती है? मुकेश दीक्षित जी, एक जवाब चाहेंगे आपसे। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही प्रीवत जी। मेरा सीधा सा क्या सवाल प्रश्न है? मेरा सीधा सा सवाल यह है, आवाज पहुंच रही है मुकेश जी? जी बताइए। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि आखिर जिस तरीके से ये 80-20 की राजनीति को लेकर भी एक बयान दिया था यूपी में, जिस तरीके से जब 2022 विधानसभा चुनाव चरम पर थे तो एक 80-20 का बयान योगी जी का बहुत वायरल हुआ था और उस पर मैंने डिबेट भी रखी थी, लेकिन जिस तरीके से 80-20 वोट बैंक को लेकर क्या ये राजनीति की जा रही है? क्योंकि हम अगर सिख समुदाय की शोभा यात्रा को देखें तो बाकायदा शांतिपूर्ण तरीके से वो निकाली जाती है, करतब भी दिखाए जाते हैं, लेकिन मजाल है कोई तू मैं भी कर दे उसमें। अभी हनुमान जयंती के बाद महावीर जयंती थी, उसमें जैन धर्म ने पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से तमाम राज्यों में, तमाम जिलों में पूरी तरीके से शांति व्यवस्था के साथ शोभा यात्रा निकाली गई, पालकी सजाई गई। क्या ये तमाम चीजें जो हैं वो चहलुम पर जुलूस निकलता है तभी ये चीजें सामने आती हैं, या हनुमान जयंती पर जुलूस निकलता है तभी हिंसा होती है? क्या चहलुम पर शांति व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश की जाती है? क्या रामनवमी पर ही ऐसा हो पाता है? क्या हनुमान जयंती पर ही ऐसा होता है? बाकी धर्मों की शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं, जैन धर्म की बात कर लें अभी महावीर जयंती पर निकाली गई, या सिख धर्म की बात कर लें तमाम करतब दिखाए जाते हैं, शोभा यात्रा निकाली जाती हैं। क्या वो इसीलिए इससे बचे हुए हैं कि उनकी आबादी कम है, या हिंदू मुस्लिम की शोभा यात्राओं पे दिक्कत है? जी प्रीवत जी, देखिए यहाँ पे ऐसा है ना कि हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी लगातार पिछले 5 वर्ष और इस बार भी वहाँ पे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन आज के कुशल नेतृत्व में मैं ये समझता हूँ कि एक प्रदेश का जो मुखिया होता है उसकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, और अगर वो अपनी जिम्मेदारियों का सही से निर्वहन कर रहा है तो हमें लगता है कहीं भी आप उत्तर प्रदेश को आप एक उदाहरण, एक मॉडल के तौर पे देखें पूरे भारत में, तो उत्तर प्रदेश में कहीं भी आज 6 साल 7 साल लगभग होने को है, लेकिन कहीं भी एक दंगा भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। दिल्ली में भी ये चीज लागू होती है कि वहां का जो मुखिया है जब वही उस चीज को बढ़ावा दे रहा है, उसको हिंदू मुस्लिम से मतलब नहीं, उसको मतलब है कि किस तरीके से देश का माहौल खराब किया जाए, किस तरीके से आज आदरणीय योगी जी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी किस तरीके से एक आपसी सौहार्द बना करके पूरे देश में एक अच्छा माहौल बनाने के प्रयास में है। लेकिन उस माहौल को जब अच्छा देखते हैं ये पार्टियां, तो ये जो अन्य पार्टियां चाहे केजरीवाल जी हो
तो ये जब देखते हैं इस माहौल को तो उन्हें लगता है कि हमारी जमीन कहीं ना कहीं खिसक रही है। तो इसका ये एक आपको ये इसका ही रिजल्ट, ये परिणाम आपके सामने आज निकल के आपने देखा जहांगीरपुरी में या नहीं, बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, ये राजनीति तो होती है, चाहे दंगा होने से पहले हो चाहे दंगा होने के बाद हो, राजनीति तो इस पर लगातार बरकरार रहती है। फिलहाल इमरान जी, आपके लिए जाते जाते ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल छोड़ के जाता हूं। जिस तरीके से तमाम आरोप आप पर लगाए गए कि आम आदमी पार्टी जो है बीजेपी का विकल्प बनने की कोशिश की जा रही है और ये दंगा भी इसलिए कराए जा रहे हैं, ब्रेक पर आने के बाद मैं आपसे फिलहाल जवाब लूंगा इस पर। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और तीनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान जी, रुक कर लेते हैं आपका। और आप पर तमाम आरोप लग गए थे ब्रेक पर जाने से पहले मुकेश दीक्षित जी के द्वारा, जवाब दीजिए। देखिए दरअसल क्या है कि मैंने आपसे क्या बताया कि आजादी के बाद से लेके ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी धर्म विशेष की कोई भी शोभा यात्रा निकल रही है, यात्रा निकल रही है कि इस तरह के इल्जामात लग रहे हैं, इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। सवाल ये पैदा होता है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार के अंदर में पुलिस नहीं आती है। मैं तो कहता हूँ केंद्र सरकार से मैं गुजारिश करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि पुलिस को दिल्ली गवर्नमेंट के अंदर में कर दीजिए। अगर एक भी दंगा हो, अगर एक भी हिंसा हो तो आप बता दीजिएगा। फिर होता क्या है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार होने की वजह से कहीं न कहीं सत्ता हथियाने का जो एक षड्यंत्र रची जा रही है हिंसात्मक घटना को अंजाम देकर के। मैं बता रहा हूँ कि कोई भी शोभा यात्रा है, शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए क्या किसी मस्जिद पे चढ़ के भगवा झंडा लहराना जायज है? या कोई मुसलमान अगर अपनी शोभा यात्रा निकालता है या कोई पंजाबी अपनी शोभा यात्रा निकालता है, किसी दूसरे धर्म के जो धर्म स्थल है उस पर जाके अपना झंडा लहराएगा, क्या ये न्याय संगत है, क्या जायज है? ये सरासर गलत है। इस पर तो कोई टिकट बनी कर ही नहीं रहे हैं। इनको सिर्फ चाहिए अमानतुल्लाह खान जी, एक बार उस पर भी सवाल कर लेते। जब लाल किले पर से तिरंगा हटाया गया था तब आम आदमी पार्टी कहाँ सो रही थी? देखिए अब लाल किला की जो बात कर रहे हैं, एक बार जवाब ले लेते हैं। अब ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत कीजिए। यहाँ तीनों लोग, आप दोनों लोग राजनीतिक पार्टियों से हैं, ठीक है? हिंदू मुस्लिम की राजनीति मत कीजिए। देखिए यहाँ पे मेरा कहना है कि जैसे अभी जो जहांगीरपुरी का वाकया शुरू हुआ है, जिस तरह से एक कौम विशेष को टारगेट किया जा रहा है, मैं कौम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी दंगाई है किसी भी कौम के हों, किसी भी धर्म के हों, एक एक आदमी की पड़ताल करके जांच करके उनके ऊपर वैसी ही कार्रवाई की जाए जो तगड़ा कार्रवाई होता है कानून की तरफ से। लेकिन अब अगर आप ये कहोगे लेकिन इमरान जी आपकी पार्टी पर तो आरोप ये भी लगा दिए गए बीजेपी के द्वारा कि आप उनका समर्थन कर रहे हैं, आप संरक्षण दे रहे हैं दंगाइयों को। यार ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो अफजल गुरु को शहीद का दर्जा देने वाली पीडीपी पार्टी के साथ सरकार बनाई थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी जो मुस्लिम लीग से मतलब मिलकर के सरकार बनाई थी आजादी के पहले। बीजेपी की ऐसी सरकार है, पठानकोट में हमारी शहीदों की जांच करवाई थी, वो ISI का जो मतलब पाकिस्तान की जो ISI टीम है उससे बीजेपी दूध की धुली अपने आप को बोलती है। बीजेपी पहले अपनी गिरफ्तार में दूध के दिलोई तो सब हैं, राजनीति में जो शामिल हो गए वो दूध के दिलोई हो गए। इमरान जी, राजनीति में पहुंचने के बाद सारे तमाम गुनाह और सब माफ हो जाते हैं पूरी तरीके से। राजनीति है ही इतनी, राजनीति जो है वो उसे गंगा जल मान लीजिए एक तरीके से कि एक बार डुबकी लगा ली तो 7 पुश्तें आपकी बैठे बैठे खाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपके सारे पाप जो है वो राजनीति में किसी पार्टी में शामिल हो जाओ, आपके सारे पाप धुल जाते हैं। क्यों मुकेश दीक्षित जी? हमारे मन की बात कही जी कि राजनीति में देखिए ऐसा है कि राजनीति में एक व्यक्ति जब एक ओर चल जाता है ना तो फिर दूसरा फिर उसी के हिसाब से जो अन्य पार्टियों के नेता हैं वो उसी हिसाब से अपना मैंडेट तय करते हैं कि हमको क्या करना है। जी, तो बाकी आज की आप राजनीति की बात जब कर रहे हैं, क्योंकि हमारे परिवार में काफी समय से जब से मैंने अपनी याददाश्त संभाली है मैंने राजनीति देखी है, लेकिन पहले का जो समय था बहुत साफ सुथरी राजनीति हुआ करती थी। और आज जो मैं माहौल देख रहा हूँ वो माहौल अभी तक का जो मैंने देखा है, चाहे कांग्रेस हुई, बसपा हुई, सपा हुई या अन्य पार्टियां हुई, तो मैंने ये देखा कि केवल येन केन पकड़ने किस तरीके से अर्थ की व्यवस्था की जाए, किस तरीके से धन कुबेर बना जाए, ये राजनीति का मोटो है। लेकिन माननीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने आके इस पैटर्न को चेंज किया है। तो आज वो एक मील का पत्थर साबित हुए हैं भारतीय राजनीति में कि उन्होंने बहुत हटके एक माहौल
हमारे देश के लिए एक अच्छा माहौल बनाने का कार्य किया है, और इसमें कहीं कोई छुपा नहीं है। ये इस पर आज विषय नहीं, आज ये विषय नहीं है। मुकेश दीक्षित जी लौटेंगे आपके पास। फरहत अली खान साहब। जी 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 देखिए, अभी मुकेश जी ने जो बात कही कि उत्तर प्रदेश का मैं भी रहने वाला हूँ, और उत्तर प्रदेश में दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश बना है, इसके लिए मैं 10% योगी आदित्यनाथ जी को बधाई देता हूँ, और 90% शिक्षित, समझदार और अच्छे मुसलमानों को इसका श्रेय देता हूँ, क्योंकि अब मुसलमान जो है वो दंगा या फिर आपका क्या कहना है कि 90% मुस्लिम ही दंगा कराते थे? आपकी बात का तो अर्थ यही हुआ। जी 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 मैं वही नहीं है, इस बात से भी सहमत नहीं है। आप देखिए, मैं किसी पार्टी विशेष का हूँ नहीं, वो आपके समाज के हो चाहे किसी अन्य समाज के हो, हमें भटकाया जाता था। पार्टियां हमें इस्तेमाल करती थी राजनीति लेने के लिए। जब से हम जैसे लोग समझदार बने हैं, पढ़े हैं, लिखे हैं, हम लोगों ने दूसरी राजनीतिक पार्टियों के खिलौना बनना अब स्वीकार नहीं किया है। पहले भटका दिया जाता था, भड़का दिया जाता था, बहका दिया जाता था, और हम सब लोग जोश में आ जाते थे, इसलिए क्योंकि हम अशिक्षित थे। आज शिक्षा की तरफ हमने ध्यान देना शुरू किया है, इसलिए उत्तर प्रदेश में तो कम से कम जो शिक्षित मुसलमान है वो दंगे की तरफ को नहीं जाना चाहते, वो किसी से डरते नहीं है, वो अल्लाह से डरते हैं, अपने मजहब को मानते हैं, और जो शिक्षा है जो हमारा मुल्क देता है, हमारी परंपराएं देती हैं, खाली मजहब दीन नहीं देता, हमारी हिंदुस्तानी परंपराएं भी हमें शिक्षा देती हैं। हमें गीता, रामायण, महाभारत सबसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, क्योंकि हमारे नबी ने कहा था कि इल्म हासिल करो चाहे चीन क्यों नहीं जाना पड़े। चीन में जो मजहब होता वहीं की हम शिक्षा ग्रहण करते। अब रह जाती है बात दूसरी, जो इमरान लेकिन फरहत साहब, कुछ लोग तो पड़ोस कहते हैं कि पड़ोस में चले जाइए, पैसा भी बचेगा, खर्चा भी बचेगा, और पड़ोसी देश निकल जाते हैं, पाकिस्तान निकल जाते हैं, और वहां से शिक्षा ले आते हैं। निकल के जाने वाले लोग थे, वो तो सब चले गए। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ फरहत अली खान साहब। पड़ोस में ही निकल जाते हैं, शिक्षा ले आते हैं, और फिर खुद के देश के लिए घातक बन जाते हैं। कोई ISI से जुड़ जाता है, कोई ISI से जुड़ जाता है, मुर्तजा जैसे लोग। देखें प्रियव्रत जी, फिर वहीं आते हैं, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा मुसलमान हूँ, टीवी पर रहता हूँ, आप जैसे लोगों की संगत में रहता हूँ और सीखता हूँ। चाहे वो इमरान साहब की संगत हो, चाहे वो मुकेश दीक्षित जी की संगत हो, चाहे हिंदुस्तान में जो गरीब तबका था वो असम से तो आया है, बंगाल से तो आया है, वो बिहार से और उत्तर प्रदेश से तो दिल्ली में गया है, वो रोहिंग्या नहीं है, वो हमारे देश के रहने वाले मुसलमान हैं। और जो पिछली सरकारें रही, जब से हमारे आधार कार्ड बने, आधार कार्ड मैं मोदी जी को श्रेय देता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे पहचान पत्र बने। इससे पहले ना हमारी कोई पहचान थी, ना हमारा कोई आधार कार्ड था, सीधा हमें ठहरा दिया जाता था कि रोहिंग्या है। वो फरहत साहब को भी कह सकते हैं। अब ISI से जुड़ने का जहाँ सवाल है, अभी मैंने कई अखबारों में भी पढ़ा, और बिल्कुल तथ्य के आधार पर कह रहा हूँ कि बहुत से जो हमारे गैर मजहब लोग होते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो लोग भी ISI से जुड़े होते हैं। ये लालची लोग होते हैं, ये देश को बेचने वाले लोग होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर ऐसे लोग आप उनको चिन्हित करें और पकड़ें, तो उनको कोई कोर्ट नहीं होना चाहिए, सीधी फांसी होना चाहिए कि दूसरा कोई भी आदमी ये हिम्मत नहीं करके अपने देश की सिक्योरिटी को, अपने देश की सुरक्षा को और अपने देश के मान सम्मान को बेच सके। अब हम जैसे लोग, आप लोगों के टीवी चैनल के माध्यम से, छोटे छोटे लोग जो किसी का बुरा नहीं मानते हैं, अच्छे तरीके से अपनी बात कहते हैं। अब रह जाती है बर्फ जैसे बंदे की बात की। फरहत साहब बर्फ हैं, ओवैसी हैं, हो सकता है आपकी पार्टी भी अच्छी हो। मैं इस वक्त में जो मौजूदा सरकार चल रही है, चाहे मोदी जी की हो, चाहे उत्तर प्रदेश में योगी जी की हो, इसको सलाम भी करता हूँ और इसका बहुत आभार सहित धन्यवाद भी करता हूँ। तो
जहाँ योगी जी बिल्कुल 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 फराज साहब, मैं बिल्कुल आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूँ। ये वही उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश का नोएडा है, जहां पर हनुमान जयंती पर मुस्लिम समुदाय जो है वो जूस बांट रहा था हनुमान जयंती की शोभा यात्रा पर। ये वही मुस्लिम है, वही गंगा जमुनी तहजीब दिख जाती है। लेकिन अगर दिल्ली में बात कर लें, पड़ोस में ही, तो वहां पर जहांगीरपुरी में दंगे हो जाते हैं। इमरान जी, मैं इन दंगों में उतना ही वो लोग जिन्होंने दंगे को अंजाम दिया, उतना ही मैं वहां पर दिल्ली सरकार को मानता हूं, दिल्ली पुलिस प्रशासन को मानता हूं कि आगे दिल्ली पुलिस प्रशासन और दिल्ली सरकार उस समय क्या कर रहा था। हनुमान जयंती से पहले तमाम तैयारियां जो थी वो आखिर धरी की धरी क्यों रह गई? क्या हनुमान जयंती पर दिल्ली सरकार को, पुलिस प्रशासन को यह नहीं पता था कि हनुमान जयंती पर शोभा यात्रा निकाली जाएगी और इसके लेकर क्या कुछ तैयारियां करनी है? आखिर किस तरीके से तमाम चीजों को मैनेज करना है और शांतिपूर्वक शोभा यात्रा कैसे निकाली जाएगी? मैं पूरी तरीके से उतना ही दोषी मानता हूं। और अब जो अवैध बुलडोजर चल रहा है, उसमें क्या आज तक उन पर नजर नहीं पड़ी? जो तमाम बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, क्या उन झुग्गी झोपड़ियों पर या तमाम जो बिल्डिंगें गिराई जा रही हैं, तो प्रशासन क्या आज तक उन पर नजर नहीं पड़ी? क्या हनुमान जयंती वाले दिन क्या इससे पहले तैयारी नहीं होती थी? क्या जो शोभा यात्रा निकाली जाती है उसके लिए सिटी मजिस्ट्रेट को नहीं मुलाकात की जाती है? क्या प्लानिंग नहीं की जाती है उसके लिए? क्या वहां पर कितनी फोर्स जरूरत होगी, यह प्लानिंग नहीं की जाती है? जो संवेदनशील एरिया है वहां पर कितनी क्या फोर्स जरूरत होगी, इसको तमाम चीजों को शांतिपूर्वक तरीके से करने के लिए क्या इसको लेकर प्लानिंग करने की जरूरत नहीं थी? फिर सरकार की जो तमाम एजेंसियां हैं, चाहे वो LIU की बात कर लें, चाहे हम सिटी मजिस्ट्रेट की बात कर लें, या जो तमाम शासन प्रशासन है, वो आखिर क्या उस दिन कंचे खेल रहा था? नहीं पता था? उससे दो दिन पहले रामनवमी पर क्या कुछ हुआ था पूरे देश में, कई जगह से तस्वीरें सामने आई थी। इमरान जी, एक जवाब आपका, फिर मुकेश जी आपकी ओर लौटूंगा। ब्रत जी, देखिए यहाँ पर आपके हर सवाल का जवाब ये है कि आपके सवालों से ये पता चलता है कि देश के अलग अलग राज्यों में जो हिंसा हो रही है, इसको ध्यान में रखते हुए हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। देश उनके हाथ में है और इस तरह की हिंसा कैसे हो रही है, दिल्ली में कुछ हो जाए, बीजेपी और उसके बाद पल्ला झाड़ के आराम से नगर निगम के चुनाव में लग जाओ। जवाब सुन लीजिए। जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली सरकार के अंडर में अगर पुलिस होती, मैं आपसे वादे के साथ कह सकता हूँ, दिल्ली जैसे राज्य में कभी हिंसा, कभी दंगा नहीं होती, क्योंकि पुलिस जो है केंद्र सरकार के अंडर में है। वो तो आपका पल्ला झाड़ने वाला बयान हो गया। नहीं, पल्ला नहीं, ये जिम्मेदारी से बचने की बात है। नहीं, ये आप नहीं, जिम्मेदारी आप दे दीजिए ना पुलिस कर रहे हैं। आप पुलिस हमारे अंडर में दे दीजिए, आप पुलिस हमारे अंडर में दे दीजिए, आम आदमी पार्टी सरकार के अंडर में दे दीजिए। अगर एक भी घटना हो, एक भी दंगा हो, तो मेरे खिलाफ कार्रवाई करिएगा। ये सच है कि दिल्ली की जो पुलिस है केंद्र सरकार के अंडर में है, केंद्र सरकार के इशारे पे काम करती है। इस बात को सबूत देने की आवश्यकता नहीं है कि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। मैं पूरे राज्य की दर्जा की बात कर रहा हूँ, मैं आंदोलन कर रहा हूँ, क्यों नहीं उसको पुलिस स्टेट बनाते आप लोग? आप देखिए, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, ये पल्ला झाड़ने वाला काम नहीं। पंजाब में मेरी राज्य है, पंजाब में कोई दंगा करा के दिखा दीजिए। दिल्ली हमारे अंडर में है, दिल्ली की पुलिस, पंजाब की पुलिस हमारे अंडर में है, हमारे अधीन है। अगर पंजाब में इस तरह की कोई हिंसा होती है, कोई दंगा होती, तो मैं जिम्मेदार मुझे ठहराया जा सकता है, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि दिल्ली राज्य पूरे राज्य नहीं है। ये पूरा क्यों भाग रहे हैं आप? सामाजिक नहीं, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ, मैं जिम्मेदारी से नहीं भाग रहा हूँ। मैं तो एक जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी शिक्षा इमरान जी, आपको जिम्मेदारी लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो दिल्ली के दायरे में आता है। इमरान जी, आप बीजेपी को तब कोस सकते हैं तो वो गाजियाबाद या नोएडा में आता। मुसलमान सौहार्द की बात करते हैं हम लोग, हिंदू मुसलमानों की अच्छी एजुकेशन की बात करते हैं। आपको एक बार जरूर संज्ञान लेना चाहिए था कि आखिर शोभा यात्रा कहाँ कहाँ निकल रही है। आपको पुलिस प्रशासन से आपके शासन का ढीला रवैया समझ में आ रहा है, और पार देंगे। आपके शासन का ढीला रवैया पूरी तरीके से इसमें समझ में आ रहा है। इमरान जी, 3400 दंगे हुए हैं, अरे गिनवाइए मत। रिपोर्ट है, देश के अंदर 3400 दंगे हुए हैं। अच्छे हिंदुस्तान की जिम्मेदारी केंद्र सरकार को है। चुनाव, दिल्ली के खाली चुनाव में चले जाइए इमरान जी। मुकेश जी, एक बात ये बता दीजिए, आजादी के बाद से लेके अलग अलग शोभा यात्राओं में कब कोई बल्लम, कब कोई फरसा, कब कोई तलवार लेकर शोभा यात्रा निकाला है? शोभा यात्रा बहुत ही शांतिपूर्वक निकाला जाता है, शांति का संदेश देने के लिए। एक शोभा यात्रा, कैसे बात करते हैं? सिख धर्म की कभी शोभा यात्रा देखी है आपने? वहां पर तलवारें भी दिखती है, ठीक है, करतब भी दिखाए जाते हैं, भाले भी दिखाए जाते हैं, लेकिन मजाले कोई तू मैं भी कर दे।
ये हिंदू मुस्लिम की शोभा यात्रा में क्यों होता है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि तलवार लेकर के, भगवा लेकर के किसी दूसरे धर्म के बात आप तलवार की कर रहे हैं? क्या हिंदू मुस्लिम की शोभा यात्रा में तलवारें दिखती हैं आपको? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए, क्या हिंदू मुस्लिम की शोभा यात्राओं में तलवारें दिखती हैं आपको इमरान जी? लेकिन सिख धर्म की अगर शोभा यात्रा की बात कर ले, वहां आपको तलवारें भी दिखती हैं, भाले भी दिखते हैं, ठीक है, लेकिन मजाले कोई किसी से तुम में कर दे। संस्कार सीखते हैं लोग, तरीका सीखते हैं लोग, रहना सीखते हैं। शोभा यात्रा से दिल को सुकून मिलता है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की शोभा यात्रा हो या हनुमान जी की शोभा यात्रा हो, अगर सुकून मिलता है तो कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर बनती है, सुकून मिलता है, जिम्मेदारी जरूर बनती है कि जो शोभा यात्रा जिनसे सुकून मिलता है उनसे कहीं ना कहीं उन्हें शांतिपूर्ण तरीके से निकाला जाए, देश के सौहार्द को ना बिगाड़ा जाए, गंगा जमुनी तहजीब को बचा के रखा जाए। इमरान जी, ब्रत जी यही बात कह रहा हूँ कि अगर शोभा यात्रा में कोई हिंसा कर रहा है, उसकी पहचान के लिए किसी धर्म, किसी भी जाति कौम का हो, बचाए या न बचाए, लेकिन ये जो गंगा जमुनी तहजीब बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ हमें को है। हम लोग तो नहीं, आपकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से आपके राज्य में हुआ, देश में हुआ, कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जरूर है आपकी, और आप इस जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अब इंसानियत को बताइए, गंगा जमुनी तहजीब बचे या ना बचे, अभी खान साहब एक बात कह रहे थे, बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि यूपी बिहार के लोग दिल्ली में बसे हुए हैं। ये मानते हैं कि दूसरे देशों के मुसलमान यहाँ बसे हैं, लेकिन अब हर नागरिक, चाहे मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, सबके पास आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र है, उस आधार पर भारत का नागरिक है। आप ऐसे आरोप नहीं लगा सकते कि दिल्ली का वो मुसलमान रोहिंग्या है या बांग्लादेशी है। जवाब ले लेते हैं, आपको जानकारी कैसे प्राप्त हुई? पहले जानकारी नहीं थी आपको? इमरान जी लौटेंगे आपके पास। मुकेश दीक्षित हमारे साथ बीजेपी से मौजूद है, जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी जवाब दीजिए। जी हम इनकी बात सुन नहीं पाए इमरान जी की, मेरे को इसका उधर से बैकअप नहीं आ रहा था। इमरान जी का आरोप सीधे तौर पर है कि दिल्ली पुलिस जो है वो आपके अधीन है और इसीलिए वो पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उनका कोई भी दायित्व नहीं है इसमें जो हिंसा हुआ है जहांगीरपुरी में। सारी जिम्मेदारी आपकी है मुकेश जी, जो ये इतना बड़ा हिंसा हो गया जहांगीरपुरी में। इमरान जी मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, भले ही पुलिस एलजी के अधीन हो, केंद्र सरकार के अधीन हो, लेकिन एक सामंजस्य, आपका क्या दायित्व बनता है? आप उत्तर प्रदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनका क्या दायित्व बनता है? क्या वो सामंजस्य प्रशासन और पुलिस के बीच में नहीं बैठा सकते थे? क्या वहां की जो सारी व्यवस्थाएं आपकी थी, जितने खुफिया तंत्र थे, वो क्या कर रहे थे? दूसरा सबसे बड़ा ये कि अगर कहीं पे कोई बच्चे मस्जिद के अंदर चले गए थे तो वहां पे इनको ये चाहिए था, आप पार्टी को ये चाहिए था, क्योंकि मुख्यमंत्री आपका, वहां सरकार आपकी है, आपके नुमाइंदों को ये चाहिए था कि किसी तरीके से इस तरीके का दंगा ना भड़के। अगर ये आप लोग प्रयास करते तो ऐसा नहीं कि वहां पे दंगा भड़कता, वहां पे दंगा नहीं भड़कता। हमारा ये मानना है कि वहां का जो इनका तंत्र है आपकी सरकार का, वो बिल्कुल फेल्योर है, पूरी तरीके से फेल है, और पूरी तरीके से सुनियोजित ढंग से एक प्री प्लान्ड तरीके से ये घटना कराई गई, और पूरे तरीके से मैं जिम्मेदार आप पार्टी को समझता हूं। बाकी पुलिस का देखिए है, पुलिस भी बात पे, वहां की पुलिस प्रशासन को भी इस चीज को देखना चाहिए कहाँ पे शासन फेल हुआ है। मुकेश जी, खुफिया तंत्र सारे दिल्ली अपने जो प्रदेश, वो केंद्र सरकार है उसके अंदर में आते हैं। आपका खुफिया तंत्र और पुलिस प्रशासन फेल हुआ है। अगर आप इस चीज को मान लें तो मैं समझता हूं कि डिबेट करने का सही लेकिन एक चीज और भी है, जिस तरीके से आप इसमें पुलिस प्रशासन को पूरी तरीके से जिम्मेदार मान रहे हैं, पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार के साथ साथ दिल्ली सरकार को भी मान रहे हैं जिम्मेदार, तो क्या मध्य प्रदेश में भी सुनियोजित तरीके से ये खरगोन वाला हिंसा हुआ था क्या मुकेश जी? जी देखिए, ऐसा है, इसके लिए सरकार ने एक कमेटी भी गठित की है, उसका पूरा वो जांच होकर के सामने आएगी। जो भी अधिकारी, जो भी कर्मचारी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कहाँ पे हम लोग का ये तो लंबी प्रक्रिया होगी, काफी हो जाती है प्रक्रिया काफी लंबी हो गई मुकेश दीक्षित जी, जांच होने तक। हाँ चलिए मुकेश जी, फिर आखिर क्या किया जाए? बिना जांच के भी तो किसी को फांसी पे नहीं चढ़ाया जा सकता ना। लेकिन ये वहां के दिल्ली के लोगों का, दिल्ली के सर्व समाज के लोगों की ये जिम्मेदारी थी। अगर सर्व समाज के लोग ये बीड़ा उठा लेते तो मैं समझता हूँ शायद ये घटना इतना बड़ा रूप नहीं ले पाती।
चलिए, बहुत अच्छी बात। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये वहाँ के नागरिकों की सभी की जिम्मेदारी थी और ये जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। जो संभ्रांत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनको ये जिम्मेदारी निभानी भी चाहिए। तभी देश बनेगा। मैं तो मानता हूँ 2-4 लोग फरहत अली खान साहब जैसे हो तब भी होते वहां पर, तब भी ये नहीं होता। नुकसान होता है जी। हाँ, बिल्कुल नहीं होता। मैं अपने यहाँ सर कटवा देता, लेकिन धंधा नहीं होने देता। 4 लोगों को जूते धमाते में, यार मुझे बंदूक से मारने की जरूरत नहीं थी, अपने वालों को। और जब मैं अपने वालों को मारता तो दूसरे लोग उनको शायद मेरे जूते से बचाने के लिए आ जाते। क्या रे छोड़ो, हमारे वाले ने भी गलती की है। जिस दिन हम अपने का फेवर लेना बंद कर देंगे, अभी शफीक रहमान जो है वो खाली मुसलमानों में क्यों जा रहा है? शफीकुर रहमान वर्ग हिंदू लोगों में भी तो जाए। हो सकता है कि उसको किसी ने गाली बकती हो, किसी ने चिढ़ा दिया हो। नहीं, शफीकुर रहमान वाला मामला दूसरा है। वो फरहत अली साहब, आप जैसे उनके करीबी भी हैं। रहमान वर्ग की बात मत करिए। जब हमारे यहाँ शाहजहांपुर जो शहीदों की नगरी है, अशफाकुल्लाह खां की जन्मस्थली है, जब यहाँ पर पोया विधानसभा के जब उपचुनाव हुए थे सन 2010 की मैं बात बता रहा हूँ, तो शफीकुर रहमान वर्ग को पोया, उस समय ये शफीकुर रहमान वर्ग जो है बसपा से सांसद थे, संभल से, तो इनको ये जिम्मेदारी यहाँ पे दी गई थी मुस्लिम समाज को जोड़ने के लिए। तो मैंने देखा था कि किस तरीके से उनका एटीट्यूड क्या है। वहां जो हमारे बरेली के विधायक, मौजूदा विधायक थे वीरेंद्र सिंह गंगवार, वो आज हमारे बीच में नहीं है, उनके साथ वर्ग साहब इतनी बदतमीजी से पेश आए। वो कुर्सी पे बैठे हुए थे, मैं सामने ही बैठा था, तो वर्ग साहब आते ही उनसे बोले, मिस्टर आप खड़े हो जाइए, जबकि ये नहीं समझ पाए कि आप कौन है। पहले तो ये पूछना ये कोई तरीका नहीं होता। चलिए, वो मुद्दा दूसरा है। उनका एटीट्यूड, उनके अंदर तहजीब नाम की चीज नहीं है। और ऐसे नेता अगर इस तरीके से बेतहजीब होकर के अगर अपनी अनर्गल बातें करेंगे, तो मैं समझता हूं किसी न किसी तौर पे ये जो इस तरीके के दंगे हैं वो भड़कते रहेंगे, लोगों में आक्रोश। बिल्कुल, जिस तरीके से उनकी बातें सामने आई हैं उससे साफ झलकता है कि आखिर मुस्लिम प्रेम उनके अंदर कितना है और हिंदुओं के लिए कितनी नफरत है। क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि अगर कोई भी उस मस्जिद के अंदर जल चढ़ाने की कोशिश करेगा, क्योंकि जिस तरीके से मानना है कि वहां पर शिव जी की मूर्ति भी है, तो उन्होंने सीधे कहा कि अगर कोई भी उस पर जल चढ़ाने की कोशिश करेगा तो खून से लाल हो जाएगी उधर की। यही कहा है ना फरहत अली खान साहब उन्होंने? जी, तो धार्मिक आस्थाएं सबकी होती हैं फरहत अली खान साहब। अगर आपके संभल, अगर मैं गलत नहीं हूं तो संभल में एक जगह है जहां पर पड़ोस में ही मस्जिद है और पड़ोस में ही मंदिर है, बाकायदा दोनों तरीके से। जब हनुमान चालीसा बजता है तो वो आवाज मस्जिद में पहुंचती होगी, और जब अजान होती होगी या नमाज होती होगी तो वो आवाज मंदिर में पहुंचती होगी। और ऐसे तमाम उदाहरण हमारे बीच मौजूद हैं। बिल्कुल, मैं रोजे से हूँ और रोजे में जो भी बात कहूंगा सच्चाई के तौर पे कहूंगा। शफीकुर रहमान वर्ग का मतलब क्या होता है शायद मुकेश जी को नहीं पता हो, प्रियव्रत जी आपको नहीं पता हो। वर्ग का मतलब होता है जो आसमानी बिजली गिरती है उसको फारसी में बर्क बोलते हैं। तो आदमी का जो किताब होता है, जो तखल्लुस होता है, उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से होता है। शफीकुर रहमान एक हद तक नाम ठीक था क्योंकि रहमान का नाम, लेकिन ये बर्क है ना, ये हर जगह बिजली गिराने वाली बात करते हैं। ये देश को उस बिजली से तबाह और बर्बाद कर देने वाली बात करते हैं। इनको हिंदू अच्छे ही नहीं लगते, वर्ग किसी को रहते हिंदुस्तान में हैं, हिंदू अच्छे नहीं लगते, सिख अच्छे नहीं लगते, और इनको अब जैसे मैं बात कर रहा हूँ मैं भी अच्छा नहीं लगता हूँगा, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज की बात करते हैं। अभी अखिलेश जी को इन्होंने कह दिया था, जब इस उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नेता, और मैं तो समझता हूँ देश का सबसे बड़ा नेता जो इस वक्त में जेल में है, मोहम्मद आजम खान, ये कह देता है कि अखिलेश जी हमारे हमदर्द नहीं है, मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते, और ये जो अपने टीम और सदस्य बना के भेज रहे हैं ये सिर्फ राजनीतिक आधार पे भेज रहे हैं। अरे कभी तो कोई उठो, कोई पॉलिटिकल पार्टी के अपना एक समाज में वक्त बनाओ जो ऐसी जगहों पर जाए, चाहे वो हिंदुओं में जाए, मुसलमानों में जाए, जहाँ दंगा पीड़ित होते हैं। नहीं फरहत अली खान साहब, देखिए उनका मुस्लिम प्रेम जो है वो लगातार साफ, आज उनका पहली बार नहीं है। इससे पहले भी जब अभी आजम खान वाली बात चली थी, उनके मीडिया प्रभारी ने
दिखावा नहीं, सुनिए मीडिया प्रभारी ने उन्होंने कहा था कि मुस्लिमों की अवहेलना की जा रही थी, तो उसी आग में फरहत अली खान, शफीकुर रहमान बर्क साहब भी कूद पड़े थे। उन्होंने भी कहा था कि हाँ, मुस्लिमों की अवहेलना की जा रही है समाजवादी पार्टी में। अरे भाई, हिंदुओं के लिए भी कभी आवाज उठा लिया करिए शफीकुर रहमान साहब। या संभल जो है, नहीं हमारे संभल जो है वो संभल, मुरादाबाद, रामपुर जो है मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, तो क्या आपको मुस्लिमों का ही वोट चाहिए क्या? या समाजवादी पार्टी में है तभी आप मुस्लिमों की आवाज उठाएंगे क्या? अब आप कह रहे हो कि अवहेलना की जा रही है। भाई, सारे पद तो दे दिया आपको, आपके पोते को विधायक बना दिया, आप सांसद हैं पिछले 3 सालों से, तो और क्या चाहिए आपको समाजवादी पार्टी से? मुकेश जी और हमारे इमरान साहब बैठे हैं। इमरान साहब जब हमारे ये जुलूस निकलते हैं, चाहे मुहर्रम का हो या गुरु तेग बहादुर जी का हो या हिंदूज का हो, तो उस वक्त में हम लोग एक कमेटीज बना लेते हैं और हमारी यहाँ भी बनती हैं। हम उस कमेटीज में जाते हैं, क्योंकि इसलिए नहीं जाते कि उनके जुलूस से हम कोई कुछ लेंगे, लेकिन इसलिए जाते हैं कि कहीं जुलूस में बच्चे नहीं घुस जाएं और बच्चे के किसी के जो लाठी के करतब होते हैं या तलवार के करतब होते हैं। आज देश को, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, ये भी उनको दिखाना चाहिए कि अगर हमारे देश में चाइना हमला करे, पाकिस्तान हमला करे और हमारे पास एटम बम नहीं हो और अपने देश को बचाना हो, तो हमारे हिंदू भाई तलवार लेके निकल पड़े, हमारे मुसलमान भाई लाठी डंडा लेके निकल पड़े या तीर तलवार लेके। ये हमारी परंपराएं हैं। ये तलवार देखकर आप जोश में क्यों आते? इन्हें आप धार्मिक क्यों मान लेते? ये मानिए इनको कि ये हमारे परंपरा का हथियार है। अगर हिंदू लोग इसकी पूजा करते हैं तो अगर घर से बाहर हिंदू निकलेगा तो ऐसा लगता है जैसे वो तलवार पे तिलक लगा हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जब हमारे यहाँ विश्वकर्मा होती है और हमारे यहाँ पूजा होती है, उस वक्त ये नहीं होता कि हम किसी मुसलमान या किसी संप्रदाय के लिए कर रहे हैं। उस वक्त ये होता है कि हमारी बहन बेटी को कोई यहाँ जाएगी। उस वक्त ये होता है कि हमारे घर में चोरी होगी। उस वक्त ये होता है कि किसी मजलूम की हत्या हो रही होगी। तो यह हथियार इसलिए पूजा जा रहा है कि जालिम के खिलाफ उठेगा। वो जालिम कोई भी हो, उस जालिम में अगर मुसलमान दस्त में आ जाता है और वो गोली हमारा कोई भी हिंदू भाई चला देता है, तो हम लोग रो बैठते हैं कि मुसलमान पे गोली चला दी, उसकी हरकतें कोई नहीं देखता। अब हरकतें भी देखना पड़ेगी कि किसकी हरकतें खराब है। मेरी बात बहुत कड़वी है, मेरी बहुत बात कड़वी है। पूरे मुसलमानों को बुरी लगेगी, 100 बार लगे, लेकिन मैं समझाता हूँ कि अगर कहीं दंगा हुआ और दंगा पीड़ित सब जमानत पाएंगे जब, तो मैं उन्हें छूटे मारूंगा। आज ये मेरी वायरल करते हैं आप कि दंगा पीड़ित मुसलमान जो दिल्ली को जिन्होंने फैलाया है, बर्बाद किया है, उसको मैं दूसरे से मारूंगा। दंगा नहीं होना चाहिए। अब एक मुसलमान है जो राजनीति नहीं करता, लेकिन उसका दूसरा बहुत मजबूत है और ये मुसलमानों के लिए खास तौर से कह रहा हूं। फरहत अली खान साहब, आपकी बात का पूरी तरीके से सम्मान करता हूं। जिस तरीके से देश के साथ और देश की शांति के साथ जो खिलवाड़ करे, उसके साथ फिलहाल यही अंजाम होना चाहिए। फिलहाल समय अब इजाजत नहीं दे रहा है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल अगर बात की जाए, बात को समझने की कोशिश की जाए, तो देश में एक बार फिर से अजीब सा माहौल पैदा हो गया है। चाहे पहले अजान से शुरू हुआ था और अब ये विवाद जो है वो हनुमान जयंती पर निकलने वाली शोभा यात्रा को लेकर दिल्ली में जा फंसा है। तो अब इसको लेकर तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं और आदेश गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है और हमला करते उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है वो दंगाइयों का संरक्षण दे रही। तो वहीं शफीकुर रहमान लगातार अपने बयानों को लेकर विवादों में रहते हैं और उसी को लेकर अब उन्होंने एक बयान दिया है कि अगर मस्जिद में जलाभिषेक किया गया तो वहां पर खून खराबा भी हो सकता है। तो एक सपा के सांसद को ऐसा बयान देना कितना मुनासिब है, यह भी देखने वाली बात है, क्योंकि एक लंबे अरसे से वो सांसद हैं, विधायक हैं और लगातार 94 साल की उम्र में उनका ये गुस्सा फूटा है और वो भी अपने धर्म को लेकर। धर्म की राजनीति लगातार बढ़ती जा रही है और यही वजह है कि देश में इस समय अशांति का माहौल पैदा हुआ है। तो फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ।